नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। जी। हमारे सामने कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ लेख, रिसर्च पेपर्स, नोट्स भी हैं और हमारा इरादा है इनके जरिए एआई की दुनिया की, आप कह सकते हैं, गहराई में उतरना। बिल्कुल समझने की कोशिश रहेगी। हाँ, हम समझने की कोशिश करेंगे ये एआई आखिर है क्या चीज़, इसे कैसे जांचा जाता है, वो ट्यूरिंग टेस्ट की बात करेंगे हम। हाँ, वो जरूरी है। और ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ घुस चुका है, इसके क्या कमाल के फ़ायदे हैं और हाँ, कुछ अहम नैतिक सवाल भी हैं जो इससे जुड़े हैं। बिल्कुल, वो भी देखने होंगे। कभी सोचा है किसी ने कि फ़ोन चेहरा देखते ही कैसे खुल जाता है, या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को कैसे पता चलता है कि हमें शायद क्या पसंद आएगा? हाँ, ये आम सवाल है। इसके पीछे एआई का ही हाथ है। और एक बड़ा सवाल, क्या कोई मशीन सच में इंसानों की तरह सोच सकती है? ये तो फिलोसॉफिकल सवाल भी है। हाँ, चलिए इसी सवाल से जुड़ी एक बहुत ही क्लासिक परीक्षा से शुरू करते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट से। हाँ, तो सबसे पहले एआई का मतलब क्या है, अगर एकदम सीधे शब्दों में कहें तो? बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर एआई का मतलब है ऐसी मशीनें बनाना या कंप्यूटर सिस्टम बनाना जिनमें सोचने, सीखने, समस्या हल करने और यहाँ तक कि फैसले लेने की क्षमता हो। इंसानों की तरह? काफी कुछ वैसा ही जैसा हम इंसान करते हैं, पर ये सिर्फ प्रोग्रामिंग से मतलब आगे की बात है। अच्छा, कैसे? ये सिस्टम्स अनुभव से सीखते भी हैं, डेटा से सीखते हैं। अनुभव से सीखना? अच्छा, यानी सिर्फ रटे रटाए जवाब नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी सीखने और सोचने की क्षमता को परखने के लिए वो ट्यूरिंग टेस्ट बनाया गया था, है ना? जी हाँ, एलन ट्यूरिंग ने। हाँ, उसके बारे में बताइए, वो कैसे काम करता है, क्या है वो टेस्ट? हाँ, ये टेस्ट असल में 1950 का है, एलन ट्यूरिंग का। और ये एआई का इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसका मकसद बड़ा सरल था, लेकिन गहरा भी, कि क्या कोई मशीन इंसानी बातचीत की इतनी अच्छी नकल कर सकती है? नकल? हाँ, नकल। इतनी अच्छी कि एक इंसान, जज, ये ना बता पाए कि वो मशीन से बात कर रहा है या किसी दूसरे इंसान से। सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है, पर इसे करते कैसे हैं? मतलब सेटअप क्या होता है? देखिए, सेटअप में 3 किरदार होते हैं, कह सकते हैं। एक होता है इंसानी जज या जांचकर्ता। ठीक है। दूसरा होता है एक आम इंसान, मतलब कंट्रोल की तरह। अच्छा, तुलना के लिए। हाँ, और तीसरा है वो एआई प्रोग्राम जिसे टेस्ट किया जा रहा है। और जज को पता नहीं होता कि कौन कौन है? नहीं, जज को ये नहीं बताया जाता कि कौन सा जवाब इंसान से आ रहा है और कौन सा मशीन से। और बातचीत कैसे होती है, आमने सामने बैठकर, आवाज से? नहीं, यही तो खास बात है इसमें। सारी बातचीत सिर्फ टेक्स्ट के जरिए होती है। टेक्स्ट? मतलब जैसे हम चैट करते हैं? बिल्कुल, कंप्यूटर पर टाइप करके। ऐसा इसलिए ताकि आवाज का लहजा या शक्ल या हाव भाव से कोई अंदाजा न लगा सके। समझ गए, तो जज बस सवाल पूछता है? हाँ, जज दोनों से सवाल पूछता है और कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी मतलब? जैसे? हाँ, कुछ भी। वो तथ्यात्मक सवाल पूछ सकता है, जैसे फ्रांस की राजधानी क्या है, या तर्क वाले सवाल, जैसे इंसान सपने क्यों देखते हैं। अच्छा। या फिर भावना या राय जानने वाले सवाल, जैसे आपको किस बात से खुशी मिलती है, या आपको अकेलापन महसूस होता है। ओह, यानी सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि बातचीत का ढंग, समझ, मजाक करने की क्षमता, भावनाएं व्यक्त करने का तरीका, ये सब परखा जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सवालों का एक अच्छा खासा लंबा दौर चलता है। और इसके बाद अगर वो जज भरोसे के साथ ये नहीं कह पाता कि हाँ, ये वाला पक्का इंसान है और वो वाली मशीन, या मान लीजिए वो गलत पहचान लेता है, हाँ, तो माना जाता है कि उस एआई ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया है। अच्छा, मतलब वो इंसानी बातचीत की नकल करने में कामयाब रहा। जी हाँ। सोचिए जरा, अगर आप ऑनलाइन 2 अनजान लोगों से चैट कर रही हैं, एक कहता है पेरिस फ्रांस की राजधानी है, मैं पिछली गर्मियों में वहां गया था, खाना बहुत अच्छा था। और दूसरा कहता है पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है, इसका क्षेत्रफल 105.4 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, फर्क है। हाँ, शुरू में शायद फर्क लगे, पर मान लीजिए 10 और सवाल पूछे जाएं जिनमें मजाक हो, राय हो, कोई तर्क हो, अगर तब भी आप पक्के तौर पर नहीं कह पाती कि कौन एआई है, तो समझिए एआई ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। बिल्कुल, और आजकल के एआई काफी बेहतर हो गए हैं इसमें। वाकई दिलचस्प टेस्ट है ये। तो ये सोचने समझने वाली मशीनें सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, असल दुनिया में कहाँ-कहाँ अपना असर दिखा रही हैं। असर तो अब लगभग हर जगह दिखने लगा है, और कुछ जगहों पर तो ये बिल्कुल क्रांति ला रहा है। जैसे? स्वास्थ्य सेवा को ही ले लीजिए, हेल्थ केयर में। हाँ, उसमें तो सुना है बहुत काम हो रहा है। जी, एआई डॉक्टरों की मदद कर रहा है बीमारियों को जल्दी पकड़ने में, खासकर जो इमेजिंग
डेटा हो जाए ना, जैसे एक्सरे या एमआरआई स्कैन, अच्छा, उनका विश्लेषण करके ये दवाएं खोजने की, ड्रग डिस्कवरी की प्रक्रिया को भी तेज कर रहा है। तो इससे इलाज बेहतर हो रहा है। हाँ, इलाज सटीक होता है, देखभाल बेहतर होती है और इससे लाखों लोगों की जान बचाने की क्षमता भी बढ़ रही है, ऐसा कहा जा सकता है। स्वास्थ्य में तो इसका महत्व साफ दिखता है। और किन बड़े क्षेत्रों में? परिवहन में देखिए, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग कारों की चर्चा तो हम सब सुनते ही हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही। लेकिन एआई ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाने में, गाड़ियों के लिए सबसे कुशल रूट तय करने में और यहां तक कि दुर्घटनाओं को कम करने में भी मदद कर रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी? जी हाँ। फिर व्यापार जगत में देखिए, बिजनेस में ग्राहक सेवा बदल रही है। चैटबॉट्स की वजह से? हाँ, चैटबॉट्स 24 घंटे सातों दिन सवालों के जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा एआई कंपनियों को भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके बेहतर पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। फोरकास्टिंग? हाँ, फोरकास्टिंग और रणनीतिक फैसले लेने में भी। इससे लागत कम होती है, कुशलता बढ़ती है। और सुरक्षा का क्या? सिक्योरिटी, वहां भी एआई का जिक्र सुना है मैंने। हाँ, सुरक्षा में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। चेहरे की पहचान वाली तकनीक, फेशियल रिकॉग्निशन, या फिर सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके भीड़ में कुछ असामान्य गतिविधि का पता लगाना। हाँ, ये तो है, लेकिन इसके साथ वो निजता वाले सवाल भी तो उठते हैं। बिल्कुल उठते हैं, बहुत जायज सवाल हैं, उन पर हम शायद बाद में बात करेंगे। ठीक है। इनके अलावा बैंकिंग में धोखाधड़ी का पता लगाने में, उद्योगों में मशीनों के रखरखाव का पूर्वानुमान लगाने में, मतलब प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अच्छा। मनोरंजन में हम जो फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, एआई हमारी पसंद के हिसाब से सुझाव देता है। यहाँ तक कि खेती में, एग्रीकल्चर में भी फसल की पैदावार बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। बाप रे, ये तो बहुत सारे उपयोग हो गए। ये तो बड़े पैमाने की बातें हुई, लेकिन क्या ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल है? शायद हमें पता भी ना चलता हो। बिल्कुल बिल्कुल शामिल है, और शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि कितनी गहराई तक। बताइए जरा। जब आप ऑनलाइन कुछ खरीदती हैं, Amazon या फ्लिपकार्ट पर, और साइट आपको दिखाती है आपके लिए सुझाव या ये भी पसंद आ सकता है। हाँ हाँ, वो तो आता है। वो एआई ही है। वो आपकी पिछली खरीदारी, आपने क्या क्या देखा, उन आदतों से सीख रहा है। अच्छा, वो सिफारिशें एआई देता है। मुझे लगता था वो बस ऐसे ही होता होगा। और सर्च इंजन, गूगल वगैरह? बिल्कुल। जब आप गूगल या बिंग जैसे सर्च इंजन इस्तेमाल करती हैं, तो टाइप करते हुए जो ऑटो कंप्लीट सुझाव आते हैं, हाँ, वो तो बहुत मदद करते हैं। या जब आप बोलकर कुछ सर्च करती हैं, वॉइस सर्च, हाँ या कभी-कभी किसी तस्वीर के आधार पर जानकारी खोजते हैं, इमेज सर्च। जी। इन सब के पीछे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी जैसी एआई तकनीकें हैं। एनएलपी, ये क्या है? एनएलपी का मोटा-मोटा मतलब है मशीनों की इंसानी भाषा को समझने और इस्तेमाल करने की क्षमता। अच्छा। और यही एनएलपी वाली तकनीक एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस असिस्टेंट को भी ताकत देती है, ओ, जिनसे हम स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करते हैं, या मौसम पूछते हैं, जी हाँ। या कुछ भी पूछ लेते हैं, वो सब एआई है। यानी स्मार्टफोन अनलॉक करने से लेकर गाने सुनने के लिए स्पॉटिफाई के सुझाव मिलने तक, यहाँ तक कि कार चलाते समय लेन बदलने में मदद करने वाले फीचर्स तक, एआई हर तरफ है। बिल्कुल सही कहा आपने। नेटफ्लिक्स आपकी पसंद की फिल्में सुझाता है, स्पॉटिफाई गाने, कारों में पार्किंग असिस्टेंस या अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो आगे वाली गाड़ी से दूरी बनाए रखता है। हाँ, ये सब एआई पर आधारित हैं, और ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं आसान बना रहे हैं, सुरक्षित बना रहे हैं और ज्यादा पर्सनलाइज्ड बना रहे हैं। ये तो हुए उपयोग, लेकिन एआई की असली ताकत क्या है? मतलब ये ऐसा क्या कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकते या उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते? यहीं पर बात और गहरी होती होगी। हाँ, यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। एआई की कुछ खास क्षमताएं हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जानी पहचानी है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब एआई उन दोहराव वाले उबाऊ कामों को बिना थके, बिना गलती किए लगातार कर सकता है, जिनके लिए इंसानी दखल या बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं। जैसे? सोचिए, फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर रोबोटिक आर्म्स जो एक ही काम बार बार करते हैं, या सॉफ्टवेयर जो हजारों दस्तावेजों को स्कैन करके उनमें से खास जानकारी ढूंढ निकालें। आजकल माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे टूल भी आ गए हैं। हाँ, सुना है उनके बारे में। जो एक्सेल शीट बनाने या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने जैसे कामों में मदद करते हैं। ये सब ऑटोमेशन है। या जिनमें ज्यादा सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इंसानों को ज्यादा जटिल कामों के लिए आजाद करना। और फैसलों के बारे में क्या? डिसीजन मेकिंग। हाँ, फैसले लेना। एआई भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके ऐसे पैटर्न ढूंढ सकता है और ऐसे निष्कर्ष निकाल सकता है जो इंसानी दिमाग के लिए पकड़ना शायद बहुत मुश्किल हो या नामुमकिन हो।
कोई उदाहरण? स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एआई का इस्तेमाल होता है। वहां मिली सेकेंडों में डेटा का विश्लेषण करके खरीदने या बेचने का फैसला लिया जाता है। इंसान उतनी तेजी से नहीं कर सकते। ये जटिल समस्याओं को सुलझाने में भी माहिर है। जटिल समस्याएं मतलब किस तरह की? ऐसी समस्याएं जिनमें बहुत सारे चर यानी वेरिएबल्स हो, बहुत सारा डेटा हो और कई सारे संभावित समाधान हो। जैसे कि? मान लीजिए एक बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उसे देश भर में हजारों डिलीवरी करनी है, तो उन सब का सबसे किफायती और सबसे तेज रूट क्या होगा, ये तय करना। ओह हाँ, ये तो बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान में, जैसे जीनोमिक डेटा का विश्लेषण करके बीमारियों के कारणों को समझना, या कानूनी क्षेत्र में हजारों पन्नों के कानूनी दस्तावेजों में से किसी केस से जुड़ी प्रासंगिक जानकारी निकालना। तो एआई ये सब इंसानों से तेज कर सकता है? कई ज्यादा तेजी से और ज्यादा सटीकता से भी कई मामलों में। और ये सीखता भी जाता है, आपने कहा था? हाँ, ये एआई की एक और बहुत बड़ी खूबी है, मशीन लर्निंग जिसे कहते हैं। ये अपने नतीजों और अपनी गलतियों से सीखकर समय के साथ बेहतर होता जाता है। अच्छा। मेडिकल डायग्नोसिस में ही देखिए, एआई सिस्टम लाखों मेडिकल स्कैन देखकर बीमारियों के पैटर्न पहचानना सीख सकते हैं और फिर नए मामलों में डॉक्टरों की मदद कर सकते हैं, शायद ऐसी चीजें बताकर जो नजर से चूक जाएं। ये विसंगतियों मतलब एनोमलीज का पता लगाने में भी माहिर है, जैसे बैंक ट्रांजैक्शन में फ्रॉड पैटर्न को पहचानना। हाँ, ये तो बहुत उपयोगी है। और क्योंकि ये थकता नहीं, इसे आराम की जरूरत नहीं होती, तो एआई सिस्टम 24 घंटे 7 दिन काम कर सकते हैं, जैसे ग्राहक सेवा चैटबॉट्स या फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल करने वाले सिस्टम। आपदा प्रबंधन या इंसानों की सीधी मदद करने में भी इसकी कोई भूमिका है? बिल्कुल है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ या भूकंप, तो उसके बाद नुकसान का जल्दी आकलन करने में और ये तय करने में कि राहत सामग्री कहाँ सबसे पहले पहुंचाई जानी चाहिए, इसमें एआई विश्लेषण करके मदद कर सकता है। अच्छा। और ये विकलांगों या बुजुर्गों के लिए सहायक तकनीकें बनाने में भी बहुत उपयोगी है। सोचिए, एआई संचालित व्हीलचेयर जो खुद चल सकें या स्मार्ट होम सिस्टम जो उनकी जरूरतों को समझकर काम करें। और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों पर रिसर्च के लिए मौसम और पर्यावरण के जो विशाल डेटा सेट होते हैं, उनका विश्लेषण करने में भी एआई का बहुत अहम योगदान है। एआई की बात करते हुए कभी-कभी एक और शब्द सुनने में आता है, वर्चुअल रियलिटी, वीआर। हाँ, वीआर। ये दोनों कैसे जुड़े हैं या ये अलग है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर अपने आप में एक अलग तकनीक है। अलग है, हाँ। ये कंप्यूटर से बनाई गई एक पूरी 3D दुनिया होती है, जिसमें आप एक खास किस्म का हेडसेट पहनते हैं आंखों पर। हाँ, वो देखा है मैंने। और कभी-कभी हाथों में ग्लव्स या कंट्रोलर होते हैं और आप उस कंप्यूटर जनित दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम उसी दुनिया के अंदर हैं। बिल्कुल, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उसी दुनिया के अंदर हैं, चीजों को देख सकते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये तो गेमिंग जैसा लग रहा है। गेमिंग में तो होता ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग में बहुत होता है। ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? जैसे पायलटों को हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग देना, हाँ, सिमुलेटर में, या डॉक्टरों को किसी मुश्किल सर्जरी की प्रैक्टिस कराना, वो भी बिना किसी असली मरीज को जोखिम में डाले। अच्छा, ये तो बहुत काम का है। हाँ, आर्किटेक्ट और डिजाइनर वीआर का इस्तेमाल करके इमारतें या गाड़ियां बनाने से पहले ही उनके अंदर घूमकर देख सकते हैं कि वो कैसी लगेंगी। शिक्षा में छात्र वर्चुअल फील्ड ट्रिप पर जा सकते हैं। मान लीजिए मिस्र के पिरामिड देखने हैं या मानव शरीर के अंदर की यात्रा करनी है। वाह। फैक्ट्रियों में, एयरलाइंस में, सेना में कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल में ट्रेनिंग देने के लिए वीआर बहुत उपयोगी है। तो फिर ये एआई से कैसे जुड़ता है अगर ये अलग है तो? देखिए, हालांकि वीआर और एआई अलग अलग तकनीकें हैं, पर ये मिलकर काम कर सकती हैं और बहुत शक्तिशाली बन सकती हैं। अच्छा, कैसे? सोचिए, एक वीआर ट्रेनिंग सिमुलेशन है। उसमें जो वर्चुअल किरदार हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं या जिनके साथ काम कर रहे हैं, हाँ, वो एआई द्वारा नियंत्रित हों। तो वो बिल्कुल असली इंसानों की तरह व्यवहार करेंगे, अप्रत्याशित तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। इससे ट्रेनिंग और ज्यादा असरदार हो जाएगी। समझ गया। या मान लीजिए एक वीआर दुनिया है जो आपके एक्शन के हिसाब से एआई की मदद से खुद को बदलती रहे, नई चुनौतियां पेश करती रहे। तो एआई जो है वो वीआर अनुभवों को ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा इंटरैक्टिव और ज्यादा स्मार्ट बना सकता है। ठीक है, तो ये मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज का हमारा मुख्य फोकस एआई ही है। जी। तो हमने देखा कि एआई कितना शक्तिशाली है, कितने सारे इसके फायदे हैं और ये कैसे हमारी दुनिया में रच बस गया है। लेकिन इतनी ताकत के साथ कुछ गंभीर सवाल भी तो उठते होंगे, जिम्मेदारियों के सवाल, नैतिकता के सवाल। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और यहीं पर एआई नैतिकता यानी एआई एथिक्स का पहलू सामने आता है।
एआई एथिक्स। हाँ, ये कोई एक रूल बुक या कानून नहीं है, बल्कि ये उन सिद्धांतों और विचारों का एक ढांचा है जो हमें ये तय करने में मदद करता है कि एआई को कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो इंसानों और समाज के लिए फायदेमंद हो, न कि नुकसानदायक। ये सोचना कि तकनीक क्या कर सकती है, ये काफी नहीं है। ये सोचना भी उतना ही जरूरी है कि उसे क्या करना चाहिए। सही बात है। तो ये नैतिक सिद्धांत हैं क्या? मतलब किन मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है? कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जिन पर दुनिया भर में काफी चर्चा होती है। एक है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता मतलब? इसका मतलब है कि एआई कैसे फैसले ले रहा है, ये समझना मुमकिन होना चाहिए। वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं होना चाहिए जिसके अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ही ना हो। अच्छा, क्यों जरूरी है ये? मान लीजिए एआई किसी का लोन आवेदन खारिज कर देता है, तो क्यों किया, इसका कारण पता होना चाहिए। तभी तो आप उस फैसले पे भरोसा कर पाएंगे, या अगर गलती हुई है तो उसे सुधार पाएंगे। समझ गई। यानी छुपा हुआ कुछ न हो। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा अहम सिद्धांत है निष्पक्षता, फेयरनेस। निष्पक्षता। एआई सिस्टम को भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसे सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनका लिंग हो, जाति हो, धर्म हो या कुछ और। लेकिन ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? एआई तो डेटा से सीखता है। यही तो मुश्किल है। हाँ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एआई जिस डेटा से सीखता है, अगर उस डेटा में ही इंसानी पूर्वाग्रह यानी बायस मौजूद है, अच्छा, तो एआई भी वही सीख लेगा और उसी भेदभाव को आगे बढ़ाएगा। डेटा का पूर्वाग्रह, बायस्ड डेटा, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है मुझे। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती है। अगर ऐतिहासिक डेटा, मान लीजिए, ये दिखाता है कि किसी खास सामाजिक समूह को कम लोन मिले हैं या नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व मिला है, हाँ, तो एआई भी उसी पैटर्न को सही मानकर अपना सकता है, भले ही वो पैटर्न गलत या अन्यायपूर्ण हो। इसे पहचानना और ठीक करना बहुत जरूरी है। और तीसरा सिद्धांत? तीसरा मुख्य सिद्धांत है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही। अगर एआई कोई गलती करता है, या मान लीजिए किसी सेल्फ ड्राइविंग कार से दुर्घटना हो जाती है, या एआई की सलाह पर गलत मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाता है, हाँ, तो कौन जिम्मेदार होगा? एआई खुद तो जिम्मेदार नहीं हो सकता, वो तो एक टूल है। सही बात है। इसलिए ये तय करना बहुत जरूरी है कि इंसानी जिम्मेदारी कहाँ और किसकी होगी। क्या वो डेवलपर की होगी जिसने एआई बनाया, या उस कंपनी की जो उसे इस्तेमाल कर रही है, या रेगुलेटर की? ये सब तय करना होगा। यानी पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही, ये 3 मुख्य स्तंभ हुए। लेकिन इन्हें लागू करना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर जब एआई खुद सीख रहा हो और उसके फैसले इतने जटिल हों कि हमें ही समझ ना आए। ये वाकई बहुत मुश्किल है। इसमें कई चुनौतियां हैं। पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस का मुद्दा तो हमने देखा ही। पक्षपाती डेटा या एल्गोरिथम के डिजाइन में कमी से एआई भेदभाव कर सकता है। एक और बड़ी चुनौती है व्याख्यात्मकता, इंटरप्रेटेबिलिटी। व्याख्यात्मकता ये क्या है? इसका मतलब है एआई के जटिल फैसलों को इंसानी भाषा में समझने लायक तरीके से समझा पाना। अच्छा। खासकर जो डीप लर्निंग जैसे नए और बहुत जटिल एआई मॉडल्स हैं, उनमें यह बताना बहुत मुश्किल हो सकता है कि एआई किसी खास नतीजे पर क्यों और कैसे पहुंचा। तो अगर हम समझ ही नहीं सकते कि फैसला कैसे हुआ, तो उस पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई गलती हो रही है तो उसे पकड़ना और सुधारना भी मुश्किल हो जाता है। ये वो क्षेत्र हैं जहां दुनिया भर में लगातार रिसर्च और बहस चल रही है कि एआई को ज्यादा पारदर्शी और व्याख्या करने योग्य कैसे बनाया जाए। तो आज हमने एआई की काफी परतों को खोला, ऐसा लग रहा है। हाँ, कोशिश तो की है। हमने इसकी परिभाषा समझी, वो क्लासिक ट्यूरिंग टेस्ट देखा जो मशीन की इंसानी जैसी बातचीत करने की क्षमता को परखता है। जी। हमने जाना कि एआई स्वास्थ्य, परिवहन, व्यापार से लेकर हमारी रोजमर्रा की ऑनलाइन शॉपिंग और मनोरंजन तक में कैसे फैल चुका है। बिल्कुल। हमने इसके ऑटोमेशन, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, जटिल समस्याओं को सुलझाने और यहाँ तक कि बीमारियों का जल्दी पता लगाने जैसे जबरदस्त फायदों को भी देखा। हाँ, क्षमताएं तो बहुत हैं। और आखिर में जो शायद सबसे अहम है, हमने उन जरूरी नैतिक सवालों पर बात की। पारदर्शिता की जरूरत, निष्पक्षता बनाए रखने की चुनौती, जवाबदेही तय करने का सवाल और पूर्वाग्रह और व्याख्यात्मकता जैसी मुश्किलों को समझा। बिल्कुल। ये सब बातें एआई के विकास और इस्तेमाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाते जाते कोई एक विचार या सवाल जो हमारे श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहें। एक सवाल जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी के और भी अहम और जटिल फैसले लेने में शामिल होता जाएगा, हाँ,
तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इंसानी निगरानी और नियंत्रण प्रभावी बना रहे, खासकर तब जब एआई के तर्क इतने जटिल हो जाएं कि उन्हें पूरी तरह समझना हमारे लिए ही मुश्किल हो। मतलब हम लूप में कैसे बने रहेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। मानवीय निरीक्षण कैसे सार्थक बना रहे। जी। या फिर एक और जुड़ा हुआ सवाल, ये देखते हुए कि एआई लगातार डेटा से सीखता रहता है, तो जाने अनजाने में जो पूर्वाग्रह वो सीख सकता है या समय के साथ विकसित कर सकता है, हाँ, उनको लगातार पहचानने और उन्हें ठीक करते रहने की हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। सही कहा। ये कुछ ऐसे सवाल है जिन पर हम सबको शायद सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि एआई का भविष्य कैसा होगा, ये काफी हद तक इन सवालों के जवाबों पर ही निर्भर करेगा।